नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं संस्कृति के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद्र की एक अनोखी और रुचिकर कहानी पर, जो कहानी का नाम है दोस्तों शतरंज के खिलाड़ी। दोस्तों, 1 दर्जन से ज्यादा उपन्यास, 300 से ज्यादा कहानियों के रचयिता, कई नाटक लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद्र की एक रुचिकर कहानी हम कह सकते हैं दोस्तों, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो शतरंज की खिलाड़ी कहानी है, ये अपने उस समय की अर्थात कि 1924 में लिखी गई इस कहानी, ये कहानी जो है 1924 के उस समय के लखनऊ की जो परिस्थितियां थी, वाजिद अली शाह जो कि वहां के नवाब हुआ करते थे, उनके समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थी, जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, उनका यथार्थ वास्तविक चित्रण करने में इस शतरंज के खिलाड़ी कहानी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हूबहू उस पूरी परिस्थिति का चित्रण उन्होंने इस कहानी के माध्यम से कर दिया है। दोस्तों, उन्हीं परिस्थितियों पर आज हम चर्चा करेंगे, अर्थात कि आज हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि प्रेमचंद्र जी की ये शतरंज के खिलाड़ी कहानी किस प्रकार से लखनऊ और अवध में व्याप्त विलासिता की परिस्थिति को यथार्थ रूप से चित्रित करती है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बता दूं स्टार्ट आगे बढ़ने से पहले कि ये जो सेशन है दोस्तों हमारे ये हिंदी भाषा एवं संस्कृति फाउंडेशन कोर्स का ही सब्जेक्ट है, जिस पर आज 3rd क्लास चल रही है। ये सभी बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए और बीए एलएलबी वाले प्रथम वर्ष वाले सभी छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला सेशन है। इसके अलावा अगर आप फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत या इसके अलावा अगर आपको शतरंज के खिलाड़ी कहानी पढ़नी है, जैसे कि साहित्य वाले बच्चे भी कुछ हो सकते हैं, तो वो भी शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी है, ये वाला पार्ट आप इस सेशन से कवर कर सकते हैं। आज 3री क्लास होने जा रही है दोस्तों, है ना, और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हम जो भी सेशन लेकर आते हैं पूरे क्रम अनुसार टॉपिक वाइज टॉपिक ही लेकर आते हैं। चलिए, जैसे आप देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट में जाकर के ये सभी बीए 1st, 2nd, 3rd ईयर कंप्लीट जो सब्जेक्ट हमारे द्वारा कंप्लीट किए गए हैं, जो पढ़ाए जा रहे हैं, पूरे विस्तार पूर्वक, कोई शॉर्ट रास्ता नहीं अपनाया जाता हमारे द्वारा। ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक बस चल रहा है, अच्छा ट्रेंडिंग में है, बस वो टॉपिक लेकर के आ गए, बाकी को सब छोड़ दिया। नहीं दोस्तों, चाहे हमें व्यूज मिले या ना मिले, लाइक मिले ना मिले, शेयर मिले ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों की स्टडी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जो सब्जेक्ट लेकर आऊंगा पूरे विस्तार से दूंगा, एक एक टॉपिक पर सेशन दूंगा। क्लियर है ना? बीच में से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी टॉपिक मेरे द्वारा यहाँ स्टार्ट किया गया है उसको पूरी तरह से मैं आपको लोगों को प्रोवाइड करूंगा। हमारे सभी सेशन प्लेलिस्ट में जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। अगर कोई नए बच्चे हैं जिनको प्लेलिस्ट में जाना नहीं आता है, नहीं समझ आता कि सर सेशन कैसे ले, कैसे प्लेलिस्ट में जाए, तो दोस्तों सिर्फ 5 मिनट इंतजार कीजिए। उसके बाद में एक छोटी सी क्लिप मैंने बनाकर रखी हुई है, उसे प्ले करके दिखाऊंगा, जहां से आपका ये डाउट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। कैसे नोट्स डाउनलोड करें, कैसे कोई भी सब्जेक्ट को पूरे क्रम से 1 बाय 1 करके कैसे देखे, वो सारी इंफॉर्मेशन में आगे चल करके 1 या 1.5 मिनट का वीडियो आगे क्लिप मिल जाएगी, उसको मैं प्ले करके दिखाऊंगा। वहां से पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? बड़े आगे सेशन में चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। जैसा आप सभी जानते हैं, 1st इकाई चल रही है, प्रथम इकाई है। प्रथम इकाई का दूसरा टॉपिक है, जिसमें हम बात करने वाले हैं शतरंज के खिलाड़ी कहानी की, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई है। कल का जो सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे जीप पर सवार इल्लियां, जो कि शरद जोशी के द्वारा व्यंग लिखा गया है। इस पर भी हमारा पूरे विस्तार से प्रश्न उत्तरों के साथ सेशन होने वाला है। क्लियर है? तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन परिचय पर फोकस करेंगे। इसके मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन परिचय के बाद में हम इसमें देखिए सभी देख लेंगे, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान, सब कुछ देखेंगे। इसके बाद हम कहानी पर आएंगे कि कहानी का सारांश क्या है, उसे हम समझेंगे। सारांश के बाद में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो शुरुआत करते हैं जीवन परिचय की। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। हिंदी है, आनंद लेते हुए पढ़िए, है ना, आनंद लेते हुए पढ़ना बहुत आवश्यक है। हिंदी को कभी भी लोड लेकर नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ, इसमें गागर में सागर वाला काम बहुत आवश्यक है।
इसमें जो डेटा, जो कंटेंट आपके पास होता है उसमें से कितना आपको निकालना है जिससे कि आपकी पूरी कहानी उसमें समाहित हो सके, वो बहुत आवश्यक है। और वही कला आपको हिंदी में आनी चाहिए। जब किताब आप पढ़ रहे होते हैं तो किताब में कौन सा की पॉइंट है, वो की पॉइंट ढूंढना आपको आना चाहिए। अगर आपने की पॉइंट ढूंढ लिया तो आपकी पूरी कहानी एकदम आसान हो जाती है। कहानी इन द सेंस कि पूरा सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं यहां पर जो है अंडरलाइन करता जाऊंगा, वो आपको नोट डाउन करना है या फिर आपने माइंड में स्टोर कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने जो है हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इस पूरी कहानी में कौन कौन से, है ना, कहानी मतलब कि जीवन परिचय वाली कहानी में कौन कौन से की पॉइंट आपके हो सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं अपना सेशन आज का। सबसे पहले तो बात करेंगे जीवन परिचय की। जीवन परिचय में दोस्तों कई प्रकार के जीवन परिचय होते हैं। कुछ डिटेल में भी होता है, शॉर्ट में भी होता है, कहीं कहीं पर सिर्फ उनका नाम, उनकी जन्म दिनांक और साथ ही साथ में जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम। इसी के अलावा दोस्तों जो है उनको शिक्षा दीक्षा वगैरह जो भी एक नॉर्मल सी बातें होती उनको लिया जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ जीवन परिचय में जहां पर आवश्यक नहीं होता है माता पिता का नाम भी, है ना, तो वो भी आवश्यक नहीं है कि वहां पर वो जरूरी हो। ठीक है ना। तो आइए थोड़े से अलग अंदाज से इनका जीवन परिचय भी हम स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय की बात करें दोस्तों तो इनका जो जन्म हुआ था 1880 में हुआ था। तो कहां पर हुआ था? अब चूंकि मैंने आपसे बात की थी लखनऊ की, है ना, संभवतः उत्तर प्रदेश की कहानी होगी ये। तो वाराणसी जिले के लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ था। तो आपको नाम क्या याद रखना है, कब हुआ था, कहां हुआ था, ये दो बात आपको समझ आ गई। ठीक है ना। इसमें एक रोचक बात आपको ये याद रखनी है कि मुंशी प्रेमचंद जी जो है, मुंशी प्रेमचंद, इनके बचपन का नाम कुछ और हुआ करता था। क्या नाम था बचपन का? इनका बचपन का नाम था धनपत राय। और ये आपको नाम याद रखना ही है 100% नाम याद रखना है। इनके 3 नाम आपको याद रखने, मुंशी प्रेमचंद के 3 नाम आपको याद रखने। कौन कौन से? मुंशी प्रेमचंद तो आपको नाम याद है ही, धनपत राय जो कि बचपन का इनका नाम था, एक नाम नवाब राय भी था। नवाब राय क्यों था, कैसे था, जरा समझिए। जब इन्होंने कहानियों की शुरुआत की, अपने जीवन में साहित्य की स्थापना की, माफ कीजिएगा, शुरुआत की, लेखन कार्य प्रारंभ किया, उस समय जब ये शुरुआत में उर्दू में अपनी कहानियां लिखा करते थे, अर्थात कि अपना लेखन कार्य किस भाषा में करते थे? उर्दू में करते थे। तो जब ये उर्दू में अपना लेखन कार्य करते थे तो ये नवाब राय के नाम से करते थे। क्लियर है? और जब ये हिंदी में अपना लेखन कार्य करते थे तो ये मुंशी प्रेमचंद के नाम से करते थे। क्लियर हुआ है ना। तो हिंदी में इन्होंने किस नाम से किया? मुंशी प्रेमचंद के नाम से, और उर्दू में नवाब राय के नाम से। इज इट क्लियर? ठीक है। लेकिन इनकी शुरुआत कुछ इस प्रकार थी दोस्तों कि इन्होंने अपना लेखन कार्य की जो प्रारंभ शुरुआत की थी वो उर्दू में की थी। आगे चल करके इन्होंने अपनी सारा जो लेखन कार्य था वो हिंदी में करना चालू कर दिया था। तो इनके बाद में उर्दू में इनके बहुत ही कम कहानियां देखने को मिलेगी, बहुत नाटक वगैरह जो भी है बहुत कम देखने को मिलेंगे। लेकिन हिंदी जिनका पूरा जो साहित्य रहा है वो पूरा हिंदी में रहा है। क्लियर है? तो आपको बस याद इतना रखना है कि इन्होंने शुरुआत उर्दू से की थी, उर्दू से फिर ये हिंदी में आए, और इसी कारण से उनकी भाषा में उर्दू के शब्द, उर्दू के व्यंग, उर्दू के जो अलंकार वगैरह होते हैं, ये इनकी भरमार देखने को मिल सकती है। इनके पारिवारिक जीवन की अगर दोस्तों बात करें तो जब ये 8 वर्ष के थे उसी समय इनकी माता का देहावसान हो जाता है, इनकी माता गुजर जाती है जब ये 8 वर्ष के थे। तो उसके बाद में इनके पिता जिनका नाम रहता है दोस्तों अजाब राय। क्या नाम था? अजाब राय। इनके पिता का नाम था अजाब राय। मैं लिख देता हूं यहां पर, इनके पिता का नाम था अजाब राय। अजाब राय, ठीक है ना। ये अजाब राय, तो ये 8 वर्ष की उम्र में इनकी माता का देहांत हो जाता है। उसके बाद में इनके पिता दूसरा विवाह कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो इनके प्रेमचंद जी के बाल्यावस्था में ही इनके पिता भी गुजर जाते हैं। तो इस कारण से इन्हें जीवन की काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये जो है अपना लेखन कार्य, ये जो अपनी शिक्षा दीक्षा वगैरह है जो ये जैसे तैसे कंप्लीट कर ही लेते हैं, है ना। इनका जो
लेखन कार्य रहा है, या ऐसा समझिए कि इनको जो साहित्य में जो रुचि रही हुई है ना, उसके अंतर्गत उन्होंने जो जन्म लिया था वो ऐसी परिस्थितियों में लिया था जब पूरा भारत सामंतवादी कष्ट से प्रेरित था, या कहें कि सामंतवादी कष्ट को झेल रहा था पूरा भारत। तो सामंतवादी युग में इनका जन्म हुआ। इसी कारण से जैसे जैसे ये बड़े होते गए वैसे वैसे इनको समझ आया कि इनके समय में जो जनता दलित जनता थी, जो दलित जनता थी, जिनके साथ कई प्रकार के भेदभाव किए जा रहे थे उच्च वर्गों के साथ के द्वारा, इसके अलावा जो शोषित किसान थे या शोषित मजदूर थे, और जो नारियां उपेक्षित नारियां थी, जिनको समाज में कोई स्थान प्राप्त नहीं था, उनके प्रति इनमें विशेष सहानुभूति थी। तो यही बात इनको दिखाती है कि इनके द्वारा जो कार्य किया गया साहित्य में, उसमें इन्होंने इनको आधार बनाया। किनको? दलित जनता को, मजदूरों को, किसानों को, नारियों को, इनको इन्होंने आधार बनाया और इनकी स्थितियों को उकेरा। इनकी स्थितियों का यथार्थ चित्रण करने पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया। तो इनके मुंशी प्रेमचंद्र जी अपने युग के उन सिद्ध साहित्यकारों में से थे जिन्होंने हिंदी को नए युग की आशाओं की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बना दिया, कि आने वाले युग को हिंदी अभिव्यक्त कर सके। इसके लिए इस श्रेणी में जो साहित्यकार शामिल थे उनमें से एक साहित्यकार ये रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? तो प्रारंभ में जब ये बड़े हुए, शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, तो प्रारंभ में इन्होंने स्कूल में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, अध्यापक का काम किया, लेकिन बहुत ही जल्दी ये जो है शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। कौन बन गए? सब डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए, सब डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। लेकिन इस समय में ही असहयोग आंदोलन बड़े जोर शोर से चल रहा था, जिसका प्रभाव मुंशी प्रेमचंद्र पर भी पड़ा और इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके और असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। नौकरी छोड़ने के बाद में अब इनको कुछ करना तो था ही, तो साहित्य में इनकी विशेष रुचि थी। इस रुचि के कारण ही उन्हें पत्र पत्रिकाएं लिखना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। ठीक है ना? लेखन कार्य उन्होंने कुल मिलाकर के प्रारंभ कर दिया और इसी दौर में उन्होंने अपना स्वयं का एक प्रेस खोला। प्रेस खोल करके हंस नामक पत्रिका उन्होंने निकाली। क्लियर है? और लास्ट में अंतिम रूप से 1936 में 1936 में उनका देहावसान हो गया। ये था इनका शॉर्ट में एक छोटा सा परिचय। ठीक है ना? भाषा शैली की दोस्तों बात करें तो भाषा शैली, जैसा मैंने आपको भी बताया कि उन्होंने अपनी ये पूरी कहानी, उर्दू कहानी मतलब समझ रहे अपने जीवन की कहानी, अपने लेखन कार्य की जो कहानी रही है उनकी, ये उन्होंने उर्दू से प्रारंभ की थी, उर्दू से हिंदी में आए थे। इसी कारण से उनकी भाषा में उर्दू की लोकोक्तियां या मुहावरे देखने को पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा उनकी जो भाषा थी एकदम सहज थी, सरल थी, व्यवहारिक थी, प्रभाव जमाने वाली, प्रभावपूर्ण थी। उसमें मुहावरे का इस्तेमाल किया गया था, जिससे ये उनकी भाषा और ज्यादा रोचक बन गई थी, प्रभावशाली भी थी। क्लियर है? इस प्रकार से, और उनकी जो भाषा थी दोस्तों, उनकी कहानी के जो अलग अलग पात्र थे, जो कैरेक्टर थे, उनके अनुसार भाषा भी परिवर्तित हो रही थी। जैसे अगर कोई उर्दू भाषी व्यक्ति है तो उनकी भाषा, कहानी की भाषा उर्दू होगी, कोई हिंदी भाषी है तो उनकी कहानी फट से करवट ले लेगी और उनकी भाषा जो है उर्दू से हिंदी में आ जाती थी। कहीं कहीं पर अंग्रेजी का प्रयोग भी देखने को मिला था। विभिन्न प्रकार के जो है वहां पर मिश्रण, एक प्रकार से भाषा में सम्मिश्रण देखने को मिला था, जो भी उनको प्रभावपूर्ण बना सके। इस प्रकार से हम सटीक रूप से कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र के लेखन कार्य में जो भाषा का प्रयोग किया गया था, उनकी भाषा सहज, सरल और प्रभावपूर्ण रही है। शैली की बात करें तो शैली क्या, अगर हम दोस्तों बात करें तो शैली उनकी विशेष आकर्षक रही है, क्योंकि उनकी शैली ने, उनकी भाषा से जो शैली रही है उनकी लिखने की, उस शैली ने प्रत्येक के मर्म को स्पर्श करने का कार्य किया है। उन्होंने विशेष रूप से अगर देखा जाए तो अपनी रचनाओं में 4 प्रकार की शैलियों का उन्होंने अच्छे से इस्तेमाल किया है। हर रचना में उनकी देखने को मिल जाएगी वर्णनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक, भावात्मक और चित्रात्मक, है ना? और यही 4 शैलियां उनकी रचनाओं की विशेषता भी रही है। याद रखेंगे आप लोग,
मंत्र एक उनकी एक कहानी है दोस्तों, मंत्र कहानी। ये इनकी एक मर्म स्पर्शी कहानी है। मंत्र कहानी इनकी एक मर्म स्पर्शी कहानी। इसमें विरोधी घटनाओं को दर्शाया गया है, परिस्थिति या भावनाओं का चित्रण करके प्रेमचंद ने कर्तव्य बोध जो आपका की ड्यूटी होती है ना, ड्यूटी जो है आपकी, उस ड्यूटी को दिखाने का इन्होंने प्रयास किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनकी भाषा और शैली अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए। साहित्य में स्थान की दोस्तों अगर बात करें, साहित्य में स्थान की, साहित्यिक परिचय की अगर बात करें, तो साहित्यिक परिचय तो अपने आप में किसी देने की आवश्यकता ही नहीं है। ये अपने आप में एक परिचय है, अपने आप में साहित्य में इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं, बल्कि साहित्य इनका परिचय ये साहित्य का परिचय दे सकते हैं। क्योंकि ये लिखा देखिए, 1 दर्जन से ज्यादा उपन्यासों के रचयिता है ये, 300 से ज्यादा कहानियों के रचयिता है ये, माधुरी मर्यादा नामक कई पत्रिकाओं के साथ ही साथ हंस और जागरण जैसे पत्र भी इन्होंने निकाले। इनकी रचनाएं जो रही है ना, वो यथार्थवादी रही है, हवा में बात करने वाली नहीं, बल्कि यथार्थवादी इनकी रचनाएं रही है। इन्होंने उस समय की जो स्थिति को देखा, जो परिस्थिति को देखा, उस परिस्थिति को चित्रित करने का इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से प्रयास किया। इसलिए कहा गया है कि इनका पूरा लेखन कार्य यथार्थ पर आधारित था, यथार्थ स्थितियों पर आधारित था। जो यथार्थ का मतलब क्या होता है? जीवन की वास्तविकताओं को दिखाने वाला, ठीक है ना। तो जीवन की वास्तविकताओं का इन्होंने चित्रण किया था। इनका जो पूरा जो लेखन रहा है ये दोस्तों, इसका लेखन का विषय जो रहा है, इनका लेखन का जो विषय रहा है वो समाज सुधार और राष्ट्रीयता का पर आधारित रहा है। तो प्रेमचंद जी के लेखन का विषय क्या रहा है? समाज सुधार और राष्ट्रीयता इनका प्रमुख विषय रहा है, इनकी रचनाओं का विषय रहा है। क्लियर है? रचना की बात कर लेते हैं। तो रचनाओं में तो देखिए यार, आपको ना कुछ जैसे कुछ नाटकों के नाम आप याद रख लें, कुछ माफ कीजिएगा, कुछ उपन्यासों के नाम याद रख लें, कुछ कहानियों के नाम याद रख लेंगे, दैट्स ऑल, आपकी रचना कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि आपको सभी उपन्यासों के नाम याद होना चाहिए, सब लिखना पड़ेगा, या 300 से ज्यादा कहानियां उनकी, तो क्या सबको लिखना पड़ेगा? 300 कहानियों को इन्होंने जो आगे चल करके संकलित किया गया, उनकी सभी कहानियों को एक जगह इकट्ठा करके और उसको नाम दे दिया मानसरोवर। क्या नाम दिया है? मानसरोवर। तो ये मानसरोवर आज भी मार्केट में अवेलेबल है। इस मानसरोवर पुस्तक को ला सकते हो। इसमें 300 से ज्यादा कहानियां संकलित की गई है मुंशी प्रेमचंद जी की, जिसमें सारी कहानियां आपको पढ़ने को मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए उपन्यास, जो मैंने बताया था आपको कि 1 दर्जन से भी ज्यादा उपन्यास है, जिसमें जो प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध की अगर बात करें तो गोदान है। क्या है? गोदान है ना, गोदान है। इसके अलावा सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन। अच्छा, मेरे कहने पर एक काम आप जरूर करिएगा सेशन के बाद में, जितने आपको ये उपन्यास दिख रहे हैं या जो कहानियां हैं, इनकी कहानियों में जैसे करबला, संग्राम, प्रेम, ये सब इनके नाटक भी रहे हैं, कुछ कहानियां भी इनकी रही है। तो इनमें से जो आप ये उपन्यास देख रहे हैं ना, यूट्यूब पर डालिएगा, इनका नाम डाल दीजिएगा, आगे जो भी, जैसे मान लेते हैं आपको गोदान देखना है तो गोदान लिखिए, आगे लिखिए मुंशी प्रेमचंद, सर्च कीजिएगा। वहां पर पूरी एज ए पिक्चर, जैसे आप मूवी देखते हैं ना, इसी प्रकार की मूवियां बनाई गई है। गोदान पर, गबन पर, कर्मभूमि पर यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा। उसको एक बार देखिए, उन्होंने किस प्रकार से उसको चित्रित करने का प्रयास किया, उन्होंने लिखा है, उसके ऊपर मूवी बनी हुई है, याद रखिएगा, है ना। तो इसको एक बार देखना तो आपकी हिंदी में एक रुचि बढ़ेगी और वास्तविकता पढ़ने में और देखने में एक वास्तविकता का आपको अर्थ पता चलेगा कि वास्तविक, जो हम बार बार बोल रहे हैं, देखिए कि हिंदी जो है ना सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है हिंदी का, कौन? गोदान। तो क्यों कहा गया है? एक बार गोदान पूरी कहानी देख लीजिएगा आप लोग, लगभग 2-3 घंटे की पूरी एक पिक्चर है, बनी हुई पूरी मूवी है, उसको एक बार देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि यार ये कैसी परिस्थिति, कैसा भारत था मेरा, है ना, आपको पता चलेगा, है ना, 1900 के दशक का, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से 300 से ज्यादा कहानियों का संकलन कहां पर किया गया है? मानसरोवर में किया गया है। इसके अलावा करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, ये इनके नाटक रहे हैं, है ना। कुछ साहित्यिक निबंध भी है इनके, जैसे कुछ विचार नाम से, और उनकी कहानियों का अनुवाद संसार की कई भाषाओं में किया गया है। गोदान सर्वश्रेष्ठ उपन्यास बताया गया है। इनका जो साहित्य रहा है दोस्तों, ये समाज सुधार और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत रहा है। इनका साहित्य अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब क्या हुआ इसका? इनका जितना भी साहित्य है, उनके, मैं आपको बता चुका हूं कि इन्होंने अपने समय की परिस्थितियों पर लिखा है, उन्होंने अपना पूरा साहित्य। इसलिए कह सकते हैं कि उन्होंने अपने समय की जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी ना, उस पर आधारित होकर के उन्होंने अपनी कहानियां लिखी, उन्होंने अपने उपन्यास लिखे हुए हैं। इसलिए कहा गया है कि ये अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का
प्रतिनिधित्व करता है। उसमें किसानों की दशा, बंधनों में तड़पती नारियों की वेदना, वर्ण व्यवस्था की कठोरता का मार्मिक चित्रण किया गया है, जो व्यक्ति के मन को स्पर्श कर जाए, झकझोर दे उसको। गोदान देखिएगा, आप ना संभवतः रो पड़ेंगे, आपका हृदय अजीब सा द्रवित हो जाएगा। मतलब कि समझ मेरे पास शब्द नहीं है। आप जब इसको देखेंगे ना, जब इस नाटक इस उपन्यास को देखेंगे, गोदान को एक बार में पूरा देखिएगा। इसको देखने से आपके अंदर कैसे विचार आते हैं, आपको पुराना भारत मतलब डूब जाएंगे आप उसमें। आपको लगने लगेगा कि यार हम कहां से कहां तक आ चुके हैं, है ना। जहां पर आज हम G20 का आयोजन कर रहे हैं, है ना, कहां थे, कहां आ चुके हैं। एक बड़ा सुकून भी मिलेगा आप लोगों को। लेकिन उस समय के जो किसानों की हालत थी वो भी आपको देखने को मिलेगी। मुंशी प्रेमचंद की भाषा में सादगी या अलंकारिता, इनका समन्वय देखने को मिलता है। बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, पूस की रात, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां भी रही है। देख लीजिएगा, पूस की रात या नमक का दरोगा, ये भी सब यूट्यूब पर अवेलेबल है कहानियों के रूप में। देखिएगा इनको एक बार, है ना। मैं लेक्चर देखने का नहीं बोल रहा हूँ, पूस की रात पर लेक्चर भी देखने को मिल जाएंगे, लेक्चर का नहीं बोल रहा हूं। ये जैसे आप मूवी देखते हैं ना, तो एक मूवी बनाई गई है इन पर, उसको देखिएगा तो आपका इंटरेस्ट भी जागेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमारा ये अब तक का जीवन परिचय तो होता है कंप्लीट। तो मुंशी प्रेमचंद्र का जीवन परिचय में आपने विभिन्न पक्षों को देखा। सबसे पहले हमने जीवन परिचय देखा, उनका परिचय देखा। उसके बाद हमने उनकी भाषा को देखा, शैली को देखा, साहित्य में क्या स्थान है वो देखा, हमने इनकी रचनाओं को देखा। सिंपल वे में, सिंपल तरीके से। कितना आपको नोट डाउन करना है मैंने अंडरलाइन कर दिया था, आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं हम वास्तविकता पर, जो हमारा आज का वास्तविक टॉपिक है। और वो वास्तविक टॉपिक क्या है दोस्तों? शतरंज के खिलाड़ी। नाम पढ़ के तो बड़ा एक जोश सा आता है और एक अजीब सा भी लगता है यार, शतरंज के खिलाड़ी मतलब कि इसमें जो है उस चेस की बात की जाएगी, चेस के बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे या कंपटीशन चल रहा होगा, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने अपने उस समय की, अर्थात कि उनके उस समय के लखनऊ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उसके समय जो सामंतवादी व्यवस्था थी, या उस समय में वहां का जो समाज अय्यासी में, फिलासिता में डूबा हुआ था, जिसको घर परिवार से, अपने देश से, अपने राज्य से, अपने प्रशासन से कोई मतलब नहीं था। वो अपने रोजाना के शौक में डूबा हुआ था और वो सिर्फ विलासिता और अय्यासी पर फोकस करते थे। इसके अलावा उन्हें किसी से और कोई मतलब नहीं था। इसी जो दुर्दशा थी उस समय की लखनऊ और अवध की, उसी दुर्दशा पर यह पूरी कहानी आधारित है। और इसी कहानी का मैं सारांश यहां पर आप लोगों को बताने वाला हूं, आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप एंजॉय भी बहुत करेंगे, हंसेंगे भी, आपको गुस्सा भी आएगा। संभवतः अगर आप कहानी के मर्म को समझ पाए तो आपके अंदर एक गुस्सा भी उत्पन्न होगा कि यार किस प्रकार के लोग थे। ये कोई कहानी हवा में लिखी हुई कहानी मात्र नहीं है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि वास्तविक परिस्थितियों पर लिखी हुई एक कहानी है, जो हमारे 19 के दशक के लखनऊ और अवध की परिस्थितियों को बताती है। और संभवतः ऐसी ही परिस्थिति पूरे भारत में व्याप्त थी, ऐसी ही विलासिता पूरे भारत में व्याप्त थी। क्लियर है? तो ऐसी ही कहानी की शुरुआत हम आज से माफ कीजिएगा इस स्लाइड से करने वाले हैं। इस कहानी का मैं आपको सारांश बताने वाला हूं। अब ध्यान से सुनते चलिए और एंजॉय करते हुए चलिए। कुछ भी नहीं रटना है, कुछ फोकस नहीं करना है, बस सुनते चलिए ध्यान से। दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी। इसमें ये कहानी है वाजिद अली शाह के नवाब, जब वाजिद अली शाह लखनऊ और अवध के नवाब हुआ करते थे। कहां के? लखनऊ और अवध के नवाब हुआ करते थे वाजिद अली शाह। क्लियर है? उनके समय की कहानी है। उस समय में वाजिद अली शाह के दो जागीरदार बहुत सारे थे, सामंत बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से दो मित्र थे जागीरदार या कहे कि सामंत। उनका नाम था, एक का नाम था मिर्जा सज्जाद अली और दूसरे का नाम था मीर रोशन अली। ये दोनों आपस में क्या थे दोस्तों? मित्र थे, दोनों दोस्त थे। अब आगे हम इनको मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली को अब मिर्जा और मीर के नाम से संबोधित करेंगे। क्लियर है? तो इनका जो है दोस्तों, दोनों का जो अधिकांश जो समय था वो शतरंज खेलने में ही व्यतीत होता था, शतरंज खेलने में ही व्यतीत होता था। दोनों मित्र सुबह उठते,
उठ करके चाय नाश्ता जो भी होता और फर्श से निकल जाते शतरंज खेलने के लिए। बहुत दोनों आपस में भिड़ते, थकते, चाय पीते, नाश्ता करते, फिर शतरंज खेलने में लग जाते। अच्छा, ये गेम होता कहां था? तो ये गेम जो है मिर्जा साहब के घर हुआ करता था। क्यों हुआ करता था? क्योंकि मिर्जा साहब के घर पर उनकी पत्नी के अलावा और कोई नहीं होता था। इस कारण से मिर्जा साहब के घर दोनों, मीर और मिर्जा दोनों आपस में जो है शतरंज का खेल खेलते थे। शतरंज अर्थात की चेस, ठीक है ना। लेकिन इस रोज रोज के खेल से मिर्जा साहब की जो बेगम थी, उनकी जो पत्नी थी, वो काफी तंग आ चुकी थी और अब इससे चिढ़ने लगी थी इस गेम से। और इसी के कारण आगे चल करके जब ये कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई इस गेम से, तो उस समय में एक दिन उन्होंने, अर्थात कि उनकी पत्नी ने, मिर्जा की पत्नी ने मिर्जा साहब को आवाज लगा करके अंदर रूम में, अंदर कमरे में बुलाया, लेकिन वो नहीं उठे। क्यों नहीं उठे? क्योंकि उस समय वो शतरंज के गेम में वो जीत रहे थे और मीर साहब हारने की कगार पर थे। इसी कारण से मीर साहब ने मिर्जा को बोला कि जाओ उठो यार, आपकी बीवी बुला रही है, आपको जाना चाहिए। और इतना बोल करके वो मीर साहब उठ करके बाहर गलियारे में टहलने लगे, बाहर टहलने, रूम के बाहर जाकर टहलने लगे। लेकिन उनकी पत्नी के द्वारा, मिर्जा साहब की पत्नी के द्वारा आवाज लगाने पर भी जब मिर्जा साहब अंदर नहीं जाते हैं, तो उनकी पत्नी बड़े गुस्से में आग बबूला होकर के उस रूम में जाती है जहां पर वो बैठे हुए थे और शतरंज को उठा करके और फेंक देती है। जब ये पता बाहर टहल रहे मीर साहब को चलता है, तो मीर साहब डर के और भाग खड़े हो जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। अब समस्या दोनों को ये आ चुकी थी कि अब आखिर शतरंज का गेम खेले तो कहां खेले। इसके लिए दोनों के दिमाग में एक ही बात आती है कि मिर्जा का घर अब शतरंज के लिए नहीं बचा है, तो अब क्यों ना मीर साहब के यहाँ खेला जाए। दोनों सहमत होते हैं और अगले ही दिन से मीर साहब के घर जाकर के शतरंज का जो गेम था, जो खेल था, वो बिछा देते हैं। मतलब कि अब मीर साहब के घर पर शतरंज होने लगती है। लेकिन जैसी कहानी अब यहां पर मिर्जा साहब के घर पर हुई थी उनकी पत्नी के साथ, इसी ही कहानी अब मीर साहब के घर भी होने वाली थी। चूंकि उस समय में जब ये सुबह से लेकर के देर रात तक शतरंज में डूबे रहते थे दोनों, इनको घर की कोई परवाह नहीं थी। उसी समय में मीर साहब की जो बेगम थी, जो मीर साहब की जो पत्नी थी, उनका कहीं बाहर किसी से प्रेम संबंध चल रहा था, अर्थात कि किसी अन्य व्यक्ति से उनके नाजायज संबंध थे, जो कि मीर साहब के घर से बाहर रहने के कारण ये आराम से सुविधा पूर्वक अपने प्रेमी से अपने ही घर पर मिल सकती थी। लेकिन दोनों के शतरंज घर पर खेलने के इस निर्णय से अब उनको अपने प्रेमी से मिलने में बड़ी समस्या आने लगी। इस कारण से उनकी पत्नी ने और उनके प्रेमी ने, दोनों ने मिलकर के एक योजना बनाई और योजना के अंतर्गत ही एक दिन मीर साहब की पत्नी के प्रेमी घोड़े पर सवार होकर, अर्थात सरकारी घोड़सवार बनकर के मीर साहब के घर आते हैं और साहब से मिलकर कहते हैं कि आपको अब मोर्चे पर चलना चाहिए। कहाँ चलना है? मोर्चे पर चलना है, युद्ध होने वाला है, वहां पर आपको चलना ही होगा। इतनी बात सुनकर मीर साहब के होश उड़ जाते हैं, वो बौखला जाते हैं। अब हर हालत में क्योंकि मीर साहब को तो शतरंज खेलना था, उन्हें कहाँ युद्ध में लड़ने के लिए भेजा जा रहा था। इस कारण से वो घबरा गए। घबरा करके मीर और मिर्जा दोनों वहां से भाग खड़े हुए। अब समस्या थी कि अब शतरंज का खेल कहां पर हो। तो ऐसे में गोमती नदी के किनारे एक खंडर पड़ा हुआ था। उस खंडर में अब इन्होंने अपनी शतरंज की बाजी बिछा ली और वहां पर अब ये जो है शतरंज खेलना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। ठीक है, ये तो हो गई इन दोनों तरफ की कहानी। लेकिन दूसरी तरफ देखें राजनीतिक स्थिति की ओर, तो उस समय में जो लखनऊ था बड़ी भयानक स्थिति में था, अर्थात कि लखनऊ की राजनीतिक दशा बहुत ही भयंकर होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि उस समय जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेजी कंपनी थी, अंग्रेजों की जो फौज थी, वो लखनऊ की ओर बढ़ रही थी लखनऊ पर अधिकार करने के लिए। लेकिन इस बात का मीर और मिर्जा पर कोई असर नहीं हुआ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस समय पूरा लखनऊ दहशत से कलबला रहा था, बड़ा परेशान था। लेकिन दोनों मित्रों को कोई परवाह नहीं थी, वो अपने चेस के गेम में, अर्थात शतरंज के गेम में व्यस्त थे, मस्त थे। उसी समय में अंग्रेजी सेना आती है और लखनऊ के नवाब सज्जाद अली शाह को पकड़कर, अर्थात गिरफ्तार करके और
उनके सामने से ही, जो दोनों मित्र गेम चेस खेल रहे थे उनके सामने से ही लेकर चली जाती है, लेकिन फिर भी उन दोनों सामंतों को, उन दोनों जागीरदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके जाते ही फिर वो शतरंज में फिर व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन ये शतरंज की बाजी कुछ इस प्रकार चलती है कि ये चलती जाती है और आगे चलकर के हार जीत के कारण दोनों में कुछ कहासुनी हो जाती है। और ये कुछ कहासुनी तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि ये आत्मसम्मान तक पहुंच जाती है, रईसी तक पहुंच जाती है, ये परिवार खानदान तक पहुंच जाती है। इस कारण से दोनों आपस में लड़ भिड़ते हैं। दोनों के पास तलवारें हुआ करती थी, दोनों ने अपनी तलवारें निकाली और एक दूसरे पर हमला कर दिया और इस कारण से दोनों की लाशें बिछ गई। तो शतरंज के गेम ने उनको न्योछावर करवा दिया, वही मार डाला। क्लियर है? तो ये थी दोस्तों, ये कुल मिलाकर ये थी इनकी पूरी ये शतरंज के खिलाड़ी कहानी। पूरे आपने शुरू से लेकर अंत तक आपने पूरी कहानी का मर्म सुना, पूरी कहानी का सारांश सुना। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी क्या बताना चाहते हैं? तो प्रेमचंद जी जो है उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को बताने का प्रयास कर रहे थे। इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उस समय विलासिता और अय्यासी में डूबे जनमानस को किस तरह से जागरूक किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय में समाज का प्रत्येक तबका, हालांकि उन्होंने उच्च तबके की बात की है, ऊपरी तबके की बात की है समाज की, लेकिन उस समय समाज का प्रत्येक तबका, प्रत्येक व्यक्ति विलासिता और अय्यासी में डूबा हुआ था। उनको फिर से जगाने की आवश्यकता थी। कैसे बताया उन्होंने कहानी के माध्यम से कि जब मीर और मिर्जा दोनों शतरंज में खेल रहे थे और उसी के झगड़े में दोनों आपस में अपनी जान गंवा देते हैं। काश कभी ऐसा हुआ होता कि ये दोनों सामंत नवाब वाजिद अली शाह के लिए लड़ते और फिर इनके लिए अपनी जान गंवाते, तो वो बात ही कुछ और होती। लेकिन दुखद बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ। यहां तक का पार्ट पूरा आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? बताइए, क्या कमेंट करके जल्दी बताइए मुझे, क्या यहां तक में कोई समस्या है आप लोगों को? जल्दी से बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है यहां तक? कोई समस्या आपको जीवन परिचय और कहानी के सारांश में कोई समस्या आई है क्या? जितने रोचक तरीके से कहानी को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि उसको आसान से आसान बना सकूं, है ना? संभवतः कोई समस्या अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो कोई समस्या नहीं आई, ठीक है ना? और अगर आपको कहानी का सारांश अगर पूरा अच्छे से समझ आया है ना, तो जिन प्रश्नों पर अब हम चर्चा करने वाले हैं उन प्रश्नों में आपको तनिक भी समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शतरंज के खिलाड़ी, जो ये कहानी है इसका उद्देश्य क्या रहा है? क्या उद्देश्य था इसका शतरंज खिलाड़ी कहानी का? तो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों कि मिर्जा और मीर जैसे लोग अगर अपना दिमाग देश के लिए लगा, क्योंकि देखिए शतरंज के खेल में समय की भी आवश्यकता होती है और दिमाग की भी आवश्यकता होती है, अगर, है ना? लेकिन इन्होंने समय लगाया, समय भी दिया, ऐसे सामंतों ने समय भी दिया, अपना दिमाग भी लगाया और आखिरी में अपनी जान भी दी। अगर ये तीनों चीजें देश के लिए दी होती और सभी सामंतों ने दी होती, समाज के प्रत्येक तबके के प्रत्येक व्यक्ति ने दी होती, तो शायद भारत कभी गुलाम ना बना होता। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो यही है दोस्तों, यही है इसका उद्देश्य, लोगों को जगाना, लोगों को जाकर प्रेरित करना कि हम किस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में लेखक ने क्या दिखाने का प्रयास किया है? उन्होंने दिखाया है कि सामंतवादी युग में वीरों की विलासिता के कारण उनके चारित्रिक पतन कैसे हो रहा है। मतलब ये कि अवध और लखनऊ के जो वीर, क्योंकि वीर कौन कहलाते थे? सामंत कहलाते थे यार, जो जागीरदार थे वो कहलाते थे, और वही लोग अय्यासी में डूबे हुए हैं, विलासिता में डूबे हुए हैं। विलासिता में डूबने के कारण वो अपने चरित्र का पतन कर रहे हैं, अपने चारित्रिक पतन में अग्रसर हो रहे हैं। तो उन्होंने उस विलासिता की पराकाष्ठा को दिखाया कि किस हद तक ये विलासिता में डूब चुके हैं, जो देश के लिए बहुत ही खतरनाक था। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में सीख क्या मिलती है? यह सीख उस समय जितनी प्रभावपूर्ण थी ना,
आज भी वर्तमान में भी उतनी ही प्रभावपूर्ण है। ये सीख आज वर्तमान में भी उतनी ही प्रभावपूर्ण है जितनी कि मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी के लिखते समय थी, अर्थात 1924 में थी। क्या सीख है? देखिए, इनकी सीख को मुंशी प्रेमचंद्र ने स्पष्ट कहा है। उन्होंने अपनी इस कहानी के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शौक होना जरूरी है। किसी भी चीज को में इंटरेस्ट रखना बहुत ठीक है, जरूरी है, अच्छी बात है। शौक रखिए आप, आपको नए नए शौक है, अच्छे शौक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस शौक का आदी बनना अच्छी बात नहीं है। आदी अर्थात कि उस शौक को रोजाना की आदत बनाना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप उस शौक को अपनी आदत बना लेते हैं तो उसके लिए आपका समय जाएगा, आपका दिमाग भी जाएगा, समय भी जाएगा, और आखिरी में आपको उसके लिए जान भी गंवानी पड़ सकती है। ये तो था उस समय के लिए। वर्तमान में क्या हो रहा है? एक मोबाइल है, एक मोबाइल हेडेक बन गया ना आपका आज, है ना। मोबाइल को लेकर के एक लत बन चुकी है। सुबह उठते सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं। मोबाइल उठा करके मैसेज वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह चेक करते हैं, है ना। बिना मोबाइल के संभव नहीं होता है आज जीना। तो ये क्या है? ये शौक नहीं है, ये लत है। और इस लत को जितनी जल्दी छुड़वाया जा सकता बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस लत से कई चीजें आपकी गायब हो रही है, कई चीजें आपकी जा रही है, आपका जीवन नष्ट हो रहा है ना। तो ये कहानी भी आपको यही सिखाती है। ये कहानी यही सिखाती है, शौक अच्छी बात है लेकिन रोजमर्रा की आदत नहीं बनना चाहिए, अन्यथा आपको आखिर में जान भी देनी पड़ सकती है। और आज हमने ऐसे कई शौक अपनाए रखे हैं जो धीरे धीरे हमारी जान ले रहे हैं। मोबाइल जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, क्या आपकी जान नहीं ले रहा है? ले रहा है ना। आपके जीवन का महत्वपूर्ण समय और अधिकतम समय मोबाइल लेकर जा रहा है। उठने से लेकर के सोने तक आप खुद सोचिए, आप कितने घंटे आपके हाथ में मोबाइल रहता है, खुद सोचिए। मैक्सिमम टाइम आपके हाथ में मोबाइल रहता है। अनावश्यक कार्यों के लिए आपके हाथ में मोबाइल रहता है। जब मोबाइल आप देख रहे होते हैं तो आपको आसपास क्या हो रहा हो उसकी कोई परवाह नहीं होती है, ना कोई वहां नजर होती है ना। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मोबाइल सिर्फ सदकर्मों के लिए है, अच्छे कार्यों के लिए है, जो आपको सहारा दे सके, आपके कार्य में सपोर्ट कर सके, है ना। उस पर आदी मत होइए, उस पर पूरा आरूढ़ मत होइए। चलिए अगला प्रश्न है, शतरंज खिलाड़ी कथा वस्तु क्या है? कथा वस्तु क्या, बहुत प्यारा प्रश्न है दोस्तों। कथा वस्तु क्या है? इसकी कथा वस्तु मतलब सब्जेक्ट क्या है? इन्होंने जो कहानी लिखी ना, सब्जेक्ट क्या था सब्जेक्ट इनका? तो शतरंज के खिलाड़ी का सब्जेक्ट है वाजिद अली शाह के समय में, वाजिद अली शाह के समय में लखनऊ में जो विलासिता व्याप्त थी उसका वास्तविक वर्णन करना ही इनका सब्जेक्ट था। तो उस समय में उनकी समाज जिस पतनशीलता की ओर जा रही थी, आगे बढ़ रही थी, विलासिता के कारण उनके देखिए जो राज्य को चलाने वाले लोग थे, जो राज्य को संभालने, उनकी केयर करने वाले लोग थे, वही विलासिता में डूब रहे थे, वही अय्यासी का कारण बन रहे थे। उन सामंतों के सामने उनके राजा को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा है। वो सामंत चुपचाप बैठे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनके जाते ही फिर से वो गेम खेलना चालू कर देते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है लापरवाही, ये अय्यासी को दर्शाता है ना। तो इस समय 1924 में ये कहानी लिखी गई थी शतरंज के खिलाड़ी, और ये उन समय की जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों की वास्तविकता को उकेरती है। वाजिद अली शाह का शासनकाल वास्तविक रहा है ना, शासनकाल 1847 से लेकर के 1856 तक रहा है। लगभग 9 साल उन्होंने लखनऊ पे शासन किया, लखनऊ और अवध पर शासन किया था। वो उस कहानी जो है उस समय के दौर की का वर्णन करती है। पतनशील समाज में लखनऊ के लोग घोर विलासिता में डूबे रहते थे। कहानी का केंद्र हालांकि ऊपरी तबका था, समाज का ऊपरी तबका था, जिसमें सामंतों की बात की गई थी। उस समय देश और दुनिया में क्या हो रहा है इससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो अय्यासी में डूबे हुए थे। सामाजिक और राजनीतिक चेतना से वो पूरी तरह शून्य थे, अर्थात कि उनके अंदर कोई प्रकार की कोई फीलिंग नहीं थी कि समाज में क्या चल रहा है, राज्य में क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं था उनको। कहानी में ऊंचे वर्ग की दिग्भ्रमित सोच का चित्रण किया गया है। दिग्भ्रमित, पूरी तरह से ये भ्रमित लोग थे, ऊंचे तबके के लोग भ्रमित हो चुके थे।
अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाए गए राजा वाजिद अली शाह की चिंता उनके जागीरदारों को नहीं थी। सोचिए, शतरंज के मामूली खेल में दोनों अपनी जान गंवा देते हैं, जबकि उनको देश के लिए जान गंवानी चाहिए थी। वाजिद अली शाह के लिए लड़कर जान गंवानी चाहिए थी, लेकिन वो शतरंज के लिए जान गंवा देते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी के पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। कहानी के पात्र, बेसिकली देखा जाए तो कहानी में हमने 3 विशेष पात्र देखने को मिले हैं। एक तो नवाब वाजिद अली शाह, दूसरे मिले हैं हमको देखने को मिर्जा सज्जाद अली, और तीसरे हैं मिर्जा रोशन अली। तो मिर्जा और मीर ये मुख्य पात्र हैं। नवाब वाजिद अली शाह और मिर्जा और मीर ये तीनों मुख्य पात्र हैं। एक सहयोगी पात्र आप इनकी बेगमों को बोल सकते हैं, है ना, दोनों की बेगमों एक सहयोगी पात्र हो सकते हैं। तो इनके चरित्र चित्रण की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नवाब वाजिद अली शाह की। नवाब वाजिद अली शाह ये अमजद अली शाह के पुत्र थे। अमजद अली शाह के पुत्र थे जो लखनऊ और अवध के नवाब थे। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा करके इनको देश निकाला दे दिया था कहानी के अनुसार। आगे बात करते हैं दोनों मुख्य पात्रों की, जो दोनों खिलाड़ी थे, मैन प्लेयर थे, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। कहानी के ये प्रमुख पात्र हैं, दोनों दोस्त मित्र, जो सांकेतिक रूप से अवध के कौन थे? सामंत थे ना, सामंतवादी कुशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुशासन का, प्रशासन का नहीं, सुशासन का नहीं, कुशासन का, है ना, जिन्हें शतरंज खेलने की लत है। घर परिवार से उन्हें कोई मतलब नहीं था कि उनकी बेगमों पर उनका क्या असर हो रहा है, समाज में क्या चल रहा है, राजनीतिक परिस्थितियां क्या, कोई मतलब नहीं था। और चूंकि दोनों सामंत थे, जागीरदार थे, इसलिए उनके पास धन की भी कोई कमी नहीं थी। अतः जीवन बिना किसी चिंता के आराम से कट रहा था और शतरंज की बाजियां चल रही थी, उसमें पूरी तरह डूबे हुए थे। ये प्रमुख पात्र थे तीनों। क्लियर है? हाँ, कहानी में वैसे अगर आप चाहें तो उनकी बेगमों का परिचय भी दे सकते हैं, लेकिन उनकी बेगमों को लेकर के ज्यादा परिचय नहीं है, उनका नाम भी क्लियर नहीं है वहां पर, ठीक है ना। इसलिए जो मुख्य पात्र हैं सिर्फ उन मुख्य पात्रों पर ही आप फोकस करेंगे, तीनों मुख्य पात्रों पर। नेक्स्ट है इसकी भाषा शैली। खिलाड़ी, जो शतरंज के खिलाड़ी जो पार्ट है, इसकी भाषा शैली की विशेषता क्या रही है, आइए देख लेते हैं क्या विशेषता रही है। भाषा शैली की विशेषता, इतना बड़ा देख करके डरिए मत, दीर्घ प्रकृति का प्रश्न है, अच्छे खासे नंबर मिलेंगे इसमें, ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। इसमें कुछ भी डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है जो आप कहानी समझ चुके हैं ना, तो आपको सब कुछ अब आसान लगने वाला है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने वाजिद अली शाह के समय के लखनऊ को दिखाने का अर्थात चित्रित करने का प्रयास किया है। भोग विलास में डूबा हुआ यह शहर राजनीतिक और सामाजिक चेतना से पूरी तरह से अनभिज्ञ था, शून्य था। पूरा समाज इस भोग लिप्सा में शामिल था, मतलब विलासिता में या अय्यासी में शामिल था। कहानी के प्रमुख पात्र मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली दोनों वाजिद अली शाह के कौन थे? जागीरदार थे। बुनियादी जरूरतों की पूरी करने की चिंता ना होने के चलते दोनों का मुख्य कार्य क्या था? शतरंज खेलना था। यह कहानी भाषा की दृष्टि से अन्य कहानियों से थोड़ी सी अलग है। जो मुंशी प्रेमचंद्र की अन्य कहानियां हैं उनसे थोड़ी सी अलग है। इसमें अरबी और फारसी भाषा का भी प्रयोग देखने को मिलता है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। कहीं कहीं अंग्रेजी भाषा के शब्द भी आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि सही कहा गया है कि अरबी और फारसी शब्दों का जो प्रयोग किया गया है कहानी में, ये समय की मांग थी या कहानी की मांग थी, क्योंकि उस समय इनकी कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो वातावरण के रूप में जिस स्थान और समय को दिखाती है वह लखनऊ और वाजिद अली शाह का जमाना था, है ना। उस समय में अधिकतर लोग उर्दू भाषी लोग थे और राजकाज की जो भाषा थी वो भी फारसी भाषा थी। इस कारण से अरबी और फारसी का प्रयोग किया गया, उर्दू और फारसी का प्रयोग किया गया। कहानीकार के लिए स्वाभाविक ही था कि तत्कालीन परिवेश के अनुसार भाषा का प्रयोग किया जाए। और सबसे बड़ी जो विशेषता रही है इनकी शैली की, वो ये रही है कि इनकी भाषा हर पात्र के अनुसार बदल जाती है। क्लियर है ना। तो ये पात्रानुकूल और भावानुकूल है। भाव और पात्रों के आधार पर इनकी भाषा भी पलट जाती है, बदल जाती है। अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से प्रेमचंद्र ने सामंतवादी व्यवस्था पर प्रहार किया। कैसे किया प्रहार? आप पढ़ करके इसको क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है। पूरा ओपन कर देता हूं, ये लीजिए।
मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी के माध्यम से सामंतवादी व्यवस्था पर कैसे प्रहार किया है ये आपको बताना है। देखिए, प्रेमचंद्र का जन्म मैं शॉर्ट में पढ़ के बता रहा हूं आप लोगों को, अब कुछ भी इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। इनका जन्म 1880 में हुआ और मृत्यु जो है 1936 में हुई थी। ये सामंतवादी युग में इनका जन्म हुआ, जिस समय अंग्रेजों का इस पर लगभग अधिकार हो चुका था। और ये कहिए कि सामंतवादी युग में इनका जन्म हुआ और उन जो सामंत थे, इन सामंतों को अंग्रेजों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था, अंग्रेजों का आशीर्वाद प्राप्त था। एक सेकंड, पेन बाबू कहाँ पूछ गए, चलिए कोई बात नहीं, क्लियर है। तो इसके समय में या कहें कि सामंतवादी युग से पहले कौन सा युग था दोस्तों? भक्ति काल था। तो इस भक्ति काल में जाति प्रथा को लेकर, छुआछूत को लेकर, आडंबर को लेकर, कर्मफल, इन सब की मुक्ति के लिए, इन सब का उन्मूलन करने के लिए कुछ आंदोलन चलाए जा रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन सामंतवादी युग तक आते आते कमजोर पड़ने लग गए थे। क्यों कमजोर पड़ने लग गए थे? क्योंकि इस सामंतवादी युग तक आते आते सामंत इन आंदोलनों को दबाना चाहते थे। क्योंकि जाति प्रथा की दुकान, छुआछूत की दुकान, आडंबर या कर्मफल की जो दुकानें चल रही थी ना, ये सामंतों के द्वारा चलाई गई दुकानें थी, स्थापित की गई दुकानें थी। तो ये दुकानें चलाने के लिए है ना, इन्होंने अंग्रेजों का भी सहारा लिया। अब चूंकि अंग्रेज इन आंदोलनों को बंद कराना चाहते थे, क्योंकि सामंत ऐसा चाहते थे, वो सामंतों का सपोर्ट अंग्रेजों के लिए बहुत जरूरी था। अंग्रेज अपने हित को देख रहे थे। तो अंग्रेजों ने पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म दिया, जिसमें भारत के उद्योग धंधों या कृषि को बहुत आघात पहुंचा, समाप्त होने के कगार पे आ गए थे। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में इसी सामंतवादी व्यवस्था पर प्रहार किया गया है। प्रेमचंद के समय में 19वीं सदी के सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन के रूप में भारतीय नवजागरण का उदय हो रहा था। लेकिन ब्रिटिश राज अंग्रेज को सामंतवादी शक्तियों के साथ चलने में ही लाभ दिखाई दिया। इसलिए सामंतवादी व्यवस्था की समाप्ति के प्रयत्न तथा नवजागरण का आंदोलन कमजोर पड़ गया। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय शासक सामंतवादी व्यवस्था के चलते अय्यासी और विलासिता में डूबे और जनता भी निष्क्रिय हो चुकी थी। शतरंज के खिलाड़ी की रचना प्रेमचंद ने 1924 में की थी, जिसमें वाजिद अली शाह के शासन की स्थिति का चित्रण किया गया था। कहानी में राजा और प्रजा सभी बटेर तीतर लड़ाने, चोरस और शतरंज खेलने, अफीम गांजा पीने में व्यस्त थे। राज्य में हर जगह हाहाकार मचा हुआ था। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से केवल सामंतवादी व्यवस्था पर प्रहार किया, अपितु समाज में कटे फटे चरित्र का यथार्थवादी लेखन के रूप में उनका विकल्प भी प्रस्तुत किया है। उनकी वास्तविकता को दिखाने का प्रयास करते हुए जनता को जगाने का अहम प्रयास किया है। इस प्रकार से हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे, इसी के अगले पार्ट में हम चर्चा इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। अधिकतर एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिले हैं, इस कारण से महत्वपूर्ण 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर हम चर्चा अगले सेशन में करने वाले हैं। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि अंतिम दौर तक बने रहें। मैं आप लोगों से एक गुजारिश अवश्य करना चाहूंगा दोस्तों, YouTube के इस समय को देखते हुए एक्चुअल में बीच में भूल गया था कि आप लोगों को बताना है कि प्लेलिस्ट तक कैसे पहुंचा सकता है। मैं अभी आपको बताकर ही जाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा आप लोग। 1 मिनट के लिए और मुझे झेल लीजिए, थोड़ा सा बोर भी हो रहे हो तो। दोस्तों, जो भी सेशन आप देखते हैं YouTube पर, जो हमारे नोटिफिकेशन आते हैं, या तो आप उसको ओपन ना किया करें, और अगर ओपन करते हैं तो कम से कम 10 मिनट उसको देख लीजिए। नहीं है देखने में रुचि तो कृपया करके आप इतना तो कर ही सकते हैं कि उस सेशन को स्टार्ट करके आवाज को बिल्कुल खत्म करके उस साइड में रख दीजिए, 10 मिनट उसको चलने दीजिए, उसके बाद उस सेशन को जो है बंद करें, कम से कम 10 मिनट। क्योंकि आपके स्टार्ट करके 2-4 मिनट देख करके वापस बंद कर देने से दोस्तों सेशन की जो ट्रेंडिंग होती है ना, वो कम हो जाती है, जिससे आगे और YouTube को मतलब समझ नहीं आ पाता कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो अधिकतम समय तक देखा जाता है, कम से कम 10 से 15 मिनट देखा जाता है, तो YouTube को लगता है कि आवश्यक सेशन है, आगे तक पहुंचाया जाना चाहिए, जिससे और बच्चों तक ये सेशन पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के द्वारा काफी मैं देख पा रहा हूं, एवरेजन 3-4 मिनट में ही सेशन को समाप्त कर दिया जाता। बंद स्टार्ट करते हैं, बड़े जुनून के साथ में आते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं, थोड़ी देर बंद कर दिया। तो ऐसा कृपया करके ना करें, है ना। सेशन को मैं नहीं बोलता हूँ एंड तक देखिए। अगर आपके काम का नहीं है, आपने स्टार्ट कर लिया है, काम का नहीं है, तो जो आपकी वॉल्यूम है उसको डाउन कर दीजिए और साइड में रख दीजिए यार, सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट उसको प्ले हो जाने दीजिए, उसके बाद आप उसको बंद करके आपकी इस क्लास तक आप पहुंच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
आप अपने लिए इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मैं दिखा देता हूं कि सेशन से आप कैसे प्लेलिस्ट तक पहुंच करके आप अपने सेशन को देख सकते हैं। एक छोटी सी क्लिप है, देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपको भी सभी सेशन हमारे सर्च करने में समस्या आ रही है? क्या आपको भी प्रॉपर क्लासेस नहीं मिल पा रही है? सभी आपके सब्जेक्ट के सभी टॉपिक नहीं मिल पा रहे हैं? तो दोस्तों आइए मैं बताता हूं कि आपको प्लेलिस्ट में सर्च करके किस प्रकार से आप हमारे सभी सेशन आसानी से देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें चलना होगा मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट अभी मोबाइल पर ही सेशन देखते हैं, तो इस कारण से मोबाइल की स्क्रीन का सपोर्ट लेकर के मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं पूरा, है ना, कि किस प्रकार से जो है हमारे सेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर ये सेशन जो चल रहा है, जैसा आप अभी अपने मोबाइल पर देख पा रहे हैं, इसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ लोधाजी क्लासेस और सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ है। तो इसी सब्सक्राइब पर दोस्तों वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब को क्लिक करना है सबसे पहले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। क्लियर है? इसके तुरंत बाद में आपको जो लोधाजी क्लासेस लिखा हुआ दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करना है, लोधाजी क्लासेस पर क्लिक करना है ना, सब्सक्राइब पर क्लिक नहीं बल्कि लोधाजी क्लासेस पर क्लिक करना है। जैसे ही लोधाजी क्लासेस पर क्लिक करेंगे आप, अर्थात कोचिंग के नाम पर क्लिक करेंगे, तो वहां ऊपर आपको ये लाइन दिख रही है दोस्तों, इस लाइन में आपको देखिए यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का बटन दिख जाएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं, आपके सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट आपके सामने आ चुके हैं। इसमें से जो सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है, चूंकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में ही लिख दिया गया है, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, है ना, उसके बाद सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे मान लेते हैं कि आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आप एक्चुअल फर्स्ट ईयर में राजनीतिक सिद्धांत वाला सब्जेक्ट, इस पे हमने क्लिक किया। क्लिक करते देख पा रहे हैं आपकी सभी सेशन, सभी लेक्चर क्रम से खुलकर आपके सामने आ चुके, बीए 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, ठीक है ना। नोट्स भी आप आसानी से, जो सेशन आप अभी देख रहे हैं उसी के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप लोग, डिस्क्रिप्शन यहां से ओपन होती है, बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं है। यहां पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए डिस्क्रिप्शन खुलकर आपके सामने आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन खुल के आपके सामने आ चुकी है। यहां पर फुल डिस्क्रिप्शन नहीं खुलती है, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये मोर लिखा हुआ है दोस्तों, इस मोर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने मोर पे क्लिक किया, वैसे ही आपको फुल जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आपके सामने आ जाती है, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप आसानी से सभी लिंक हमारी देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड पीडीएफ नोट्स हियर, यहाँ पर क्लिक करके आसानी से आप बहुत ही आसानी से यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।